people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth and last part of Chemical Kinetics chapter for class 12th CBSE and ISC Chemistry. In this video, we will talk about Arrhenius equation and the collision theory. So let's begin. First comes Arrhenius equation. What is Arrhenius equation and why do we need it? It is observed that the rate constant of a reaction nearly doubles for every 10 degree rise in temperature. हर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है. मतलब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री पे अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k है तो एट 110 इट विल बिकम 2k, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू. The effect of temperature on the rate of a reaction is usually expressed in terms of temperature coefficient. ये जो relationship है between rate of a reaction and the temperature, it is expressed in terms of temperature coefficient, which is given by Arrhenius equation k equals to a e to the power of Ea upon RT, where a is Arrhenius factor, also known as frequency factor, Ea is the activation energy, and R is the gas constant, T is temperature, and k is the rate constant. This equation presents a quantitative relationship between temperature and rate constant. So this जो equation है यहाँ पे ये आपको बता रही है एक relationship, quantitative relationship between temperature and rate constant. Next comes Arrhenius theory. ये क्या होता है? It explains the product that the product during a reaction is formed through the intermediates or activated complex. इस theory से ये एक्सप्लेन करती है थ्योरी कि एक रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू थ्रू इंटरमीडिएट्स, यानी कि फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं और इंटरमीडिएट्स बनने के थ्रू प्रोडक्ट फाइनल तैयार होता है. कैसे? एज पर द थ्योरी द रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन फॉर्म टू फॉर्म एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स और एन इंटरमीडिएट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रॉम अ रिएक्शन, एक सक्सेसफुल रिएक्शन से प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, जाकि उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, वो बनाएंगे और फिर वो इंटरमीडिएट से बनेगा फाइनल प्रोडक्ट. इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ब्रेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट. जो इंटरमीडिएट या कॉम्प्लेक्स बनता है अनस्टेबल, वो हाईली अनस्टेबल होता है और वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रुकता है और फिर ब्रेक डाउन होकर के फाइनल प्रोडक्ट दे देता है. फॉर एग्जाम्पल, H2 gaseous plus I2 gaseous will give 2HI gaseous. यहाँ पर H बॉन्ड है प्लस I बॉन्ड, यानी कि H2 बॉन्ड और I2 बॉन्ड. अब HI बनेगा तो पहले इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स और एन इंटरमीडिएट. तो यहाँ देख रहे हैं कि HI की जो बॉन्ड है उसके साथ HI बॉन्ड भी बन गई और I बॉन्ड H बॉन्ड भी रही, विच इज़ एन इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल फोर कैन नॉट बी बॉन्डेड टुगेदर. बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम H और I की बॉन्डिंग भी हो जाती है. I दोनों मॉलिक्यूल एटम जो है वो आपस में बॉन्डेड हैं और H के दोनों एटम भी आपस में बॉन्डेड हैं. साथ ही HI जो दो एटम मॉलिक्यूल हैं वो भी आपस में बॉन्डेड हैं. ये इंटरमीडिएट है और ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रुकेगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा टू गिव HI प्लस HI, यानी कि HI के दो मॉलिक्यूल जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. दिस इज हाउ द थ्योरी वर्क्स. नेक्स्ट कम्स एक्टिवेशन एनर्जी. अरेनियस इक्वेशन में था a e to the power of Ea upon RT, where Ea was activation energy. What is that? The energy needed for the reaction to form an intermediate or an activated complex. किसी भी रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि पीछे पड़ा, उसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. The minimum energy required to initiate the chemical reaction. Also, it can be stated as the minimum energy required to initiate the reaction. Reaction शुरू करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आपस में टकराएं और कुछ एक रिजल्ट आए, कुछ नया प्रोडक्ट हो, चाहे इंटरमीडिएट बने चाहे रिजल्ट फाइनल बने, लेकिन कुछ एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. इट ऑल्सो इनिशिएट्स द रिएक्शन. It is the extra energy required by the molecules for an effective collision to form products. It is the extra energy, मतलब एटम्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं, उनके पास अपनी एनर्जी होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्टिव कोलिजन, एक असरदार कोलिजन जिसके होने से या तो बॉन्ड ब्रेक हो
या फिर बॉन्ड फॉर्म हो, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी। टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स नीड टू क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर एंड रीच द थ्रेशहोल्ड एनर्जी बैरियर टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिएक्टेंट हैं उनको पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके, थ्रेशहोल्ड बैरियर को क्रॉस करके पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाना पड़ता है। क्रॉस द पोटेंशियल बैरियर एंड रीच द थ्रेशहोल्ड एनर्जी टू ब्रिंग द रिएक्शन, ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। मतलब कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज दैट एनर्जी जो कि मिनिमम है रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करके, यानी कि जितनी, जहाँ तक वो उसकी लिमिट है उसको ब्रेक करके बियॉन्ड जाएंगे तो जो बॉन्ड्स हैं या ब्रेक होंगे या फॉर्म होंगे, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ से हम ग्राफ में देख सकते हैं H2I2 एंड देन देयर इज HI। नाउ H2I2 की कुछ एनर्जी है, उसके बाद एक बना इंटरमीडिएट जिसको हमने C नाम दे दिया। So A was the reactant, C is the intermediate and B is the product. From A to C, the activation energy is quite high, the barrier energy goes up, and from C to B, energy comes down. The reaction energy is much lower. The change in energy from A to C and B to C, मतलब जितनी एनर्जी बढ़ी थी फ्रॉम ए टू सी उससे ज़्यादा एनर्जी कम हो रही है फ्रॉम सी टू पी, यानी कि जो स्टेबल है वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है विद लेस एनर्जी। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर डेल्टा एस का डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू बी। फिगर शोइंग द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी का जो बीच में ग्राफ बनता है वो यहाँ पर दिखाया गया। ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है सी, जब वहाँ है तो एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड देन इट विल कम डाउन टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट विच इज 2HI। नेक्स्ट कम्स Maxwell-Boltzmann distribution curve. What is this? All molecules of the reactants do not have the same kinetic energy at a given temperature T. किसी भी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स के किसी भी टेम्परेचर पे सेम एनर्जी नहीं होती हर मॉलिक्यूल में। मतलब कि एट एनी गिवन टेम्परेचर से 298 केल्विन, नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ से वाटर हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स Ne/Nt वर्सेस द काइनेटिक एनर्जी E ग्राफ इज नोन एज Maxwell-Boltzmann distribution curve and it represents the distribution of the energies between the molecules. Ne/Nt क्या होता है? Nt is the total number of molecules and Ne is the number of molecules with high kinetic energy. वो part of the molecules, यानी कि Ne/Nt is that ratio of molecules that have energy more than that possess the activated और possess the activation energy। तो उस रेशियो को बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो उस रेशियो को बोलते हैं Ne/Nt। अब Ne/Nt वर्सेस काइनेटिक एनर्जी E का जो ग्राफ है उसको बोलते हैं मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन कर्व, Maxwell-Boltzmann energy distribution curve, and it represents the distribution of energies between the molecules। अब क्योंकि सेम नहीं है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कुछ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कुछ की कम होगी। Nt is the total number of molecules, Ne is the number of molecules having energy E। At peak of the curve shows the kinetic energy possessed by maximum fraction of the molecules known as most probable kinetic energy। इस कर्व की जो पीक है वो शो करता है द पीक ऑफ द कर्व काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक टाइम पर उस मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूल्स में से मैक्सिमम फ्रैक्शन की एक सर्टेन एनर्जी जो पोजेस करेगा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं। यानी कि मैक्सिमम रेशियो in E/Nt that is achieved by the reactants in the reaction is called maximum most probable kinetic energy, जो कि यहाँ पे ग्राफ में शो कर रहा है। ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया हमने? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुँचेगा और फिर रिड्यूस करेगा, इट विल कम डाउन। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कर्व। एक कर्व है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता ही है एनर्जी डेफिनेटली। अब हाउ डज इट वर्क विद टेम्परेचर? When the temperature is increased by T+10, यानी कि 10 degree rise in temperature of the maximum curve shifts to higher kinetic energy। तो जो कर्व है उसकी kinetic energy बढ़ जाएगी
टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी हाई हो जाएगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल गो अप. Also to the right side, as more molecules now have the higher kinetic energy, but total area under the curve is same. Total number of molecules will always remain the same, लेकिन एनर्जी बढ़ने की वजह से अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास सर्टेन एनर्जी ई होगी, तो एन ई बाई एन टी का रेशियो बढ़ जाएगा, बट एन टी रिमेन्स सेम. इसलिए जो कर्व है वो ऊपर भी जाएगा, इट विल राइज अप बिकॉज ऑफ द टी प्लस 10 टेम्परेचर. ऑल्सो विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि टोटल जो एरिया अंडर कर्व है वो सेम रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नहीं बढ़ सकते, वो उतने ही रहेंगे. एज पर द ग्राफ, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स डबल्स एट टी प्लस 10, सो डज द रेट ऑफ अ रिएक्शन. मतलब कि ग्राफ के अकॉर्डिंग टी प्लस 10 पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं वो डबल हो जाते हैं. मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर देयर इज़ अ डबल ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज. ऐसा क्यों होता है? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन ऑल्सो डबल्स. मतलब कि जो एन ई बाई एन टी का रेशियो है वो भी डबल हो जाएगा. तो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो रिएक्शन का रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. नाउ एज पर द Arrhenius इक्वेशन, ln k इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर टी प्लस ln ए. हमने पढ़ा था k इक्वल्स टू ई टू द ए ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी. उसमें अगर लॉग लें तो इट बिकम्स ln k इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ln ए. एंड when we plot the graph of ln k versus 1 by t, it forms a slope, negative slope, minus E A by RT. Intercept is ln A. अब इसी में अगर काइनेटिक एनर्जी जो है रेट कांस्टेंट K1 और K2 है और टेम्परेचर T1 T2 दिया हुआ है, तो इक्वेशन बिकम्स log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. टेम्परेचर चेंज दे रखा है, T1 से T2 जा रहा है, और जो रेट कांस्टेंट है वो K1 से K2. तो इक्वेशन बिकम्स log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 R टू चेंज ln टू log 2.303 से मल्टीप्लाई किया अपॉन R रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. नाउ वी टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. हाउ डज कैटलिस्ट affect the rate of a reaction? A substance that increases the rate of a reaction and comes out of it unchanged. कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है लेकिन खुद उस रिएक्शन में से अनचेंज्ड बाहर आता है. मतलब कैटलिस्ट डज नॉट रिएक्ट, ओनली इट increases the rate of a reaction. Example, platinum powder brings about a reaction between hydrogen and oxygen at room temperature. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रूम टेम्परेचर पे एक रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम. प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट, इट ओनली एनहांसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन H2 and O2. It is often confused with inhibitor, which has the reverse effect of a catalyst on a reaction. कैटलिस्ट को ऑफन इनहिबिटर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि इनहिबिटर जो है उसका काम ठीक उल्टा होता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ाना और इनहिबिटर का काम होता है रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन करना. एज पर द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, अ कैटलिस्ट फॉर्म्स temporary bonds with the reactants to give the intermediate complex, which decomposes to yield the product and the unchanged catalyst. जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी हमने पीछे पढ़ी उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स जो कैटलिस्ट है उसके मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बाद में वही कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, अनस्टेबल होता है, ब्रेक डाउन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट दे देगा. मतलब कि A will react with B to give C and a catalyst E is used along with it. तो AB will react, form bonding with E, तो एक बॉन्ड बनता है A, B, E और C जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. इन चारों के पीछे एक बॉन्ड बनेगा पहले, विच विल फॉर्म एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स. उसके बाद E will break down, जो कैटलिस्ट है वो अलग हो जाएगा, यानी कि BE और EC बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी, तो E उसमें से अनचेंज्ड बाहर आएगा और C द रिएक्टेंट, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी फाउंड. दैट्स हाउ इट वर्क्स.
It is assumed that a catalyst provides an alternate mechanism for the reaction by reducing the activation energy so as to reduce the potential energy barrier. ऐसा माना जाता है कि जो कैटलिस्ट है उसका काम है एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म देना, यानी कि जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म चल रही है उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन देना मैकेनिज्म के लिए, जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाए, ताकि जो बैरियर है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, वो जल्दी ओवरकम किया जाए और रिएक्शन जल्दी हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने, ए प्लस बी विल गिव ए बी, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एज ए प्लस बी, ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा और ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा। कैटलाइज्ड रिएक्शन कैसे होगी? ए प्लस बी प्लस सी विल गिव ए बी सी, एंड देन ए प्लस ए बी प्रोडक्ट प्री फॉर्म्ड एंड प्लस सी, सो बी एंड सी जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सी कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। दैट्स हाउ इट वर्क्स, जो मैंने आपको समझाया था पहले। इसी का अगर हम ग्राफ देख लें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो कैसे काम करेगा? रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, मतलब कि एनर्जी ई ए विल बी हायर, तो बहुत एनर्जी बढ़ेगी फिर रिड्यूस डाउन होगी। यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट इज मच हायर, आप देख सकते हैं। और जब कैटलिस्ट यूज़ किया विद कैटलिस्ट तो इट कम्स डाउन। रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट जो कि डॉट लाइन से शो किया गया है, वहाँ पे ई ए इज़ मच लोअर, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट इज मच लोअर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो फाइनल जो लॉस ऑफ एनर्जी वो तो सेम रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी लाने के लिए जो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए वो दोनों केस में होगी, तो प्रोडक्ट वहीं जाकर बनेगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट बनने के केस में ई ए बहुत ज़्यादा है विदाउट कैटलिस्ट, वो विद कैटलिस्ट बहुत कम हो जाता है, इसलिए रिएक्शन जल्दी होता है। नाउ वी टॉक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमने सब पढ़ लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खासियत क्या होनी चाहिए एक कैटलिस्ट की? व्हाट इज़ अ गुड कैटलिस्ट? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। बहुत छोटी क्वांटिटी कैटलिस्ट की एक बहुत बड़े रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सकती है। इट डज नॉट चेंज डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, उसको चेंज नहीं करता। इफ़ इट्स पॉजिटिव इट विल रिमेन पॉजिटिव, इफ इट्स नेगेटिव इट विल रिमेन नेगेटिव, इट हैज़ टू बी नेगेटिव, बट वट एवर द वैल्यू इज वो चेंज नहीं होगी। इट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता है इससे। इट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे रिएक्शन का रेट जो है वो आगे जाएगा और उसी स्पीड पे जितना कि रिएक्शन का रेट आगे जाएगा उतना ही उसे पीछे मिलेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड इफेक्ट और बैकवर्ड इफेक्ट सेम होगा, इसलिए रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट चेंज। इट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं उन पर कैटलिसिस काम नहीं करता। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, यानी कि हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करता है। इट नेवर स्टार्ट्स अ रिएक्शन दैट हैज़ नो टेंडेंसी टू प्रोसीड। यानी कि ऐसा कोई भी रिएक्शन, ऐसी किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो कि नेचुरली इसकी टेंडेंसी नहीं है आगे बढ़ने की। कैटलिस्ट विल ओनली कैटलाइज दोज रिएक्शंस दैट हैव टेंडेंसी टू move forward and reach a final product. Next comes collision theory of a chemical reaction. Collision of molecules हम पढ़ चुके हैं पहले। ये पूरी थ्योरी कैसे काम करती है आप देखते हैं। As per this theory, it is assumed that the reactant molecules are hard spheres and reaction is postulated to occur when the molecules collide with each other. तो according to this theory, जो molecules हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो हार्ड स्फीयर्स हैं जिनके आपस में टकराने से रिएक्शन होगा। द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्टेंट मिक्सचर के यूनिट वॉल्यूम पे में से पर सेकेंड कितने कोलिजन हो रहे हैं उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी। Rate equals to ZAB e to the power of minus EA upon RT, where ZAB is the collision frequency. Collision frequency पढ़ी अभी, उसको डोनेट करते हैं ZAB से,
और ई टू द पावर ऑफ ई ए अपॉन आर टी, जो कि पीछे पड़ा भाई सेम रहेगा यहाँ पर, जेड ए बी इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी इज द rate of the reaction. According to this theory, the collisions where the molecule collide with the sufficient kinetic energy, which is the threshold energy, and proper orientation such that the bond breakage is allowed between the reactant along with the formation of new bonds to give the products is termed effective collision. यानी कि ऐसा कोई भी कोलिजन जहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है वो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ हो, विच इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी के बियॉन्ड हो, और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो, जिससे कि जो बॉन्ड का ब्रेकेज है, रिएक्टेंट के बॉन्ड का ब्रेकेज प्रॉपर तरीके से हो सके और प्रोडक्ट के जो बॉन्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो सके. ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं, कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन. सच कोलिजन्स विच ब्रिंग अबाउट प्रॉपर interaction between the atoms or the molecules of the reactants so as to break the bonds of the reactants and to form the new bonds of the products with a certain threshold energy are called effective collisions. Rate P times of Z AB e to the power of minus EA upon RT, where P is the probability or steric factor. Probability of collision यहाँ पर P है, Z ए बी ई टू द पावर ऑफ माइनस ई अपॉन आर टी अभी पढ़ा रेट में, प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमने साथ में जोड़ दिया. दिस थ्योरी इग्नोर्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चरल रिस्पेक्ट कंसिडरिंग दैम एज हार्ड स्फीयर्स. एटम और मॉलिक्यूल एक्चुअली में हार्ड स्फीयर तो नहीं होते हैं, तो उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर करके ये पूरी थ्योरी काम करती है. बिकॉज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली नॉट हार्ड स्फीयर्स, बट इट अज्यूम्स, हम पहले ही लाइन में पढ़ चुके हैं कि इट अज्यूम्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज hard spheres. This is the only limitation of this theory. अब इसको एक एग्जांपल देते हैं. CH3Br plus OH minus will give CH3OH plus Br minus. How does this work? यहाँ पे CH3 है, Br है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बिकॉज Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस OH माइनस. तो अगर इम्प्रॉपर कोलिजन होगा तो जो बॉन्ड है, कोलिजन अगर इम्प्रॉपर है तो वो रिपल कर जाएगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. बट इफ़ प्रॉपर कोलिजन अकर्स इन द केस एट शोन इन द बॉटम, वहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकेज भी होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा. तो वहाँ पर जो बॉन्ड है CH3Br, उसकी जगह CBr बॉन्ड बना और H3O ऑल्सो टेक्स प्लेस. तो OH C बॉन्ड एक बन गया, CBr बॉन्ड एक बन गया और H के 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी मौजूद हैं. तो ये बना एक इंटरमीडिएट जो कि फर्दर ब्रेक डाउन होकर के C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H और OH, यानी कि Br माइनस वहाँ से बाहर आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, विच इज़ CH3OH, विच इज मिथेनॉल, द फाइनल प्रोडक्ट. दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी अगली वीडियो में.